हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर को समझाने वाले हैं और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पहला वीडियो आपको देखना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है। वहाँ आपको इसका पहला वीडियो मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से पढ़ाएंगे, हमने पहले यहाँ तक पढ़ लिया था लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट, है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 घंटा तो लग ही जाता है ना। तो आप यहाँ समझ लीजिए वेदर क्या होता है। तो वेदर इज़ द आवर टू आवर, है ना, एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना, आप इनको ज़रा ध्यान से देखेंगे। आप वेदर इज़ दिस आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हर घंटे होने वाली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम जो है वेदर कहते हैं, है ना। तो यानी कि 1 घंटे में अभी तो आप क्या समझ रहे हो, अभी तो ठीक है, मौसम धूप निकल रही है और अभी कुछ ही देर में बारिश, मौसम हो जाए बारिश जैसा और बादल हो जाए तो ये हो जाएगा हमारा, है ना, कि हम कहेंगे कि वेदर चेंज हो गया, ठीक। तो इसको वेदर कहते हैं, मौसम। अब बात आती है क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट होता है द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक जैसा वेदर लंबे समय तक रहता है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। मैं आपसे बताऊं कि आपने देखा होगा जैसे जाड़े हुए तो 3-4 महीने जाड़े चलते हैं, जैसे गर्मी हुई तो गर्मी चलती है ना, और बरसात हुई 4 महीने गर्मी चलती, 4 महीने बरसात। तो ये हो गया हमारा मौसम यानी क्लाइमेट। और किसी किसी जगह की क्लाइमेट तो मतलब थ्रू आउट ऐसी ही रहती है सेम, तो वो क्लाइमेट होती है। जैसे कहते हैं ना हम पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे कैसी क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, है ना, ठीक। और मैदानों में हमारे यहाँ जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन में, तो नॉर्दर्न प्लेन में कैसी क्लाइमेट आपको पता ही है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, है ना। तो और समुद्र के किनारे अलग तरह की क्लाइमेट। तो ये हो गई क्लाइमेट, है ना। अब हम पढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ लिखा है साइड में, you will be surprised to know that the earth receive only one in इतना पार्ट ऑफ द सन एनर्जी। यानी कि कितना पार्ट है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 2 अरब, है ना। चलो जो भी है ना, मिलियन और बिलियन में चलेगा ये, है ना। तो इतने पार्ट का केवल 1 पार्ट ही हमारी जो सन की एनर्जी ले पाती है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले पाते तो हमारे तो अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाता। ये समझ लीजिए आप, केवल एक हिस्सा ले रही है इतने पार्ट में हमारी अर्थ सन से एनर्जी। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर होता क्या है, देखिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। मैंने आपसे जो अंडरलाइन कर रखी है आप ध्यान देंगे, केवल इन्हीं वर्ड्स पे ध्यान देंगे और कुछ नहीं देखना आपने, और केवल सुनना है, ठीक। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस, आप जो फील करते हैं कभी थोड़ी सी गर्मी या थोड़ी सी ठंड कभी फील करते हैं, जब बुखार आता है आपको, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो ये टेम्परेचर है ना। तो गर्म हो गई तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, और ठंडा हो गया तो टेम्परेचर घट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठंडापन या थोड़ा गर्मी, ये सब क्या है, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, दिन रात में ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये सीज़न टू सीज़न भी बदलता रहता है ना, देख लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर पूरी अर्थ पे अलग अलग होता है, तो उसको जो बदलता है ना, उसको जो मेन फैक्टर है वो है इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब होता है जो सन से आने वाली इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी सन से जो एनर्जी आती है उसको अर्थ कितना रिसीव करती है, कहाँ जितनी ज़्यादा रिसीव करती है, कहाँ कम करती है। तो ये होता है हमारा, है ना, इंसोलेशन। अब देखिए सन से एनर्जी आ रही है तो सन की सीधी रेस पड़ती ना यहाँ पे, ये होता है हमारा टोरिड जोन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीचों बीच, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उसके बाद होता है टेम्परेट जोन, यानी ये वाला, तो इसमें कम होगा। और सबसे लास्ट में आता है फ्रीजिड जोन, है ना। ये देख लीजिए, आपको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा गर्मी इस जोन में होती है, ठीक, इस वाले में, इसे कहते हैं टोरिड जोन। फिर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला ये वाला हिस्सा, इस वाले में थोड़ी और इस वाले में थोड़ी कम गर्मी होती है।
और सबसे लास्ट वाले तो ये बिल्कुल फ्रीजिड होते हैं, ये वाले तो बिल्कुल बर्फ़ से ढके होते हैं ना। तो यहाँ ये सब क्या है, इंसोलेशन है, ठीक। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जो बात मैंने आपको बताई वो इन्होंने ये कहा है कि इक्वेटर से पोल की तरफ को जाते हैं तो इंसोलेशन कम होता चला जाता है। यानी कि ये इक्वेटर है, इससे इधर को जाएंगे तो यहाँ पे इंसोलेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है। देख लीजिए थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर होता है ये टेम्परेचर को नापता है। बैरोमीटर क्या होता है, ये बैरोमीटर हवा के प्रेशर को नापता है। रेन गेज क्या होता है, रेन गेज बारिश की मात्रा को नापता है। और हवा की जो डायरेक्शन को दिखाता है, ये मुर्गा बना हुआ है ये ना ये इसे कहते हैं विंड वेन, ठीक है। तो ये हवा की उसको नापता है, डायरेक्शन को, किस दिशा में हवा चल रही है, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए साइड में दिया है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, यानी हम टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। 0 से 100 डिग्री के बीच ये सेल्सियस पैमाना होता है। मैं आपसे बताऊँ कुछ और भी पैमाने होते हैं जिन पे हम टेम्परेचर को नापते हैं। देख लीजिए, हम एक पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाना भी होता है ना, और एक पैमाना केल्विन पैमाना भी होता है, ठीक। तो अब ये केल्विन और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है, ये सब साइंटिस्ट ही हैं, और साइंटिस्ट ने अपने अपने जो स्केल बनाए उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं। देख लीजिए सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। तो देख लीजिए, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है ना। F इजिकल टू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे F इजिकल टू, आप कभी भूलना नहीं है, इससे एग्ज़ाम में पूछा जाता क्वेश्चन। F इजिकल टू 9c/5, ठीक है, और +32। बस आपको जीवन भर ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले से आपका किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर C इतना दिया है तो F क्या होगा, या F इतना दिया है तो C क्या होगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, F इजिकल टू 9c/5 +32। और एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पे दोनों थर्मामीटर सेम पड़ते हैं, तो वो कितना टेम्परेचर होता है, -40 डिग्री, है ना, -40 डिग्री। अब एक फॉर्मूला आपको और याद रखना है के का, है ना। तो केल्विन स्केल पे कितना होता है, C+273। आपको ये याद रखना है, C+273, यानी जितना भी C होगा उसमें 273 जोड़ देंगे तो के बराबर होगा, ठीक। तो ये आपके रिलेशन हो गए। उसके बाद चलते हैं, हम पढ़ते हैं एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर क्या है देख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा। एयर प्रेशर, वैसे तो आजकल के बच्चे बहुत तेज़ हैं। आपने इंजेक्शन की जो खाली सिरिंज होती है ना, सिरिंज, आप उसको तुमने देखा ही होगा कि आप उसको जब पीछे खींचते हैं तो पानी इंजेक्शन की सिरिंज में चढ़ जाता है ना। अच्छा, आप सिरिंज में पानी चढ़ जाता है, फिर उसको दबाते हैं, जैसे पिचकारी वाला सिस्टम है। तो ये सब हवा के प्रेशर से ही, यानी हवा में बहुत ताकत होती है ना। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अबव अस प्रेशर एज विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे प्रेशर डालती हवा। देखिए, हम अपनी अर्थ पे सबसे पहले हम ही रहते हैं ना, ये अर्थ है, और हम यहाँ पे खड़े हैं ना, समझ लीजिए आप। तो अब यहाँ पे सबसे ऊपर सारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर है, मतलब ज़मीन पे हम रह रहे हैं तो सारा वो एटमॉस्फेयर हमसे ऊपर है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर को हम ही फील करते हैं, ठीक है। भगवान जी ने हमारी बॉडी इस तरीके की बना दी कि हम उसको आसानी से झेल पाते हैं, ठीक। प्रेशर हम पे लगता सबसे ज़्यादा, तो हमारी बॉडी भी एक प्रेशर एग्जर्ट करती है उस प्रेशर पे, जिस वजह से हम उसको झेल पाते हैं उसको, है ना। तो उसे कहते हैं हम काउंटर प्रेशर, है ना। ये काउंटर हमारी बॉडी जो है ना, वी आर एबल टू फील दिस प्रेशर, मतलब इसको हम सहन करने के योग्य होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर दैट इज़ एक्सर्ट बाय आवर बॉडी, यानी कि जिससे दैट इज़ नॉन एज द काउंटर प्रेशर, है ना। और आगे हम चलते हैं, तो ये काउंटर प्रेशर मैंने बताया, हमारी बॉडी भी एक प्रेशर लगाती है ऊपर को। सबसे ज़्यादा प्रेशर समुद्र तल पे होता है, ठीक। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एन एयर ऑन द अर्थ सरफेस एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना हाइट पे, तो प्रेशर कम होता चला जाता है ना।
और प्रेशर इज़ हाईएस्ट है सी लेवल पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। अब जितनी नीचे, सबसे ज़्यादा नीचे जो चीज़ होगी उसी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं हमारा प्रेशर कम होता चला जाता है। और होता क्या है मैं आपसे ही बताऊं, जैसे जैसे हाइट के अकॉर्डिंग हम ऊपर जाते हैं प्रेशर तो कम होता चला जाता है, हवा पतली होती चली जाती है। हवा जब पतली होती चली जाएगी तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होने लगेगी। तो इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, जिससे कि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग भी कभी पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने एक चीज़ फील की होगी कि पहाड़ों पे जाते जाते आपके कान बिल्कुल बंद हो गए होंगे। अगर आपने फील नहीं की है तो मेरी बात को सुनिए और जब कभी पहाड़ों पे जाए तो इस चीज़ को फील करिए। आपको सांस लेने में भी दिक्कत आ जाएगी अगर आप लेह लद्दाख में चले गए तो, ठीक है। और आपको बहुत ऊंचाई पे चले गए तो आपको आपके कान बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे और बिल्कुल सुनाई देना एक बार को बंद सा हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेशर कम होने की वजह से होता है। इन एरिया हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ आपसे कि गर्म हवा हमेशा हल्की होती है। ध्यान देना मेरी बात का कि गर्म हवा हल्की होती है और गर्म हवा क्या होता है ऊपर को उठती है। जब हल्की होती है तो वो ऊपर को उठती है, ठीक। और ठंडी हवा भारी होती है तो वो नीचे को बैठती है, वो बैठने की कोशिश करती है नीचे को, ठीक है। तो जहाँ भी कहीं गर्म हवा होगी तो वो हल्की होगी ऊपर उठेगी, तो वहाँ जहाँ से ऊपर उठेगी तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से उठ रही थी यहाँ पे नीचे क्या है प्रेशर हो जाएगा कम, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा कम और इसकी जगह ठंडी हवा आने के लिए इसकी जगह घेरेगी, ठीक। यही कारण है कि हवाएं चलने लगती हैं। आप सोचते होंगे कि पेड़ हिलते हैं, पेड़ हिलते हैं, पेड़ हवा देते हैं, लेकिन नहीं, पेड़ खुद हवा से हिलते हैं, ना कि पेड़ हवा देते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, कभी हम भी छोटे थे तो हम भी ये सोचते थे कि पेड़ हिल रहे हैं, गर्मी में पेड़ नहीं हिल रहे कि साहब हवा नहीं लग रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। हवा चलने का ना चलने का कारण यही है कि लो प्रेशर एरिया की ओर हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आने लगती हैं और इस तरह से हवा की स्पीड बन जाती है, ठीक। आगे चलते हैं हम। मैं ना ये पैराग्राफ मैंने आपको पूरा बता दिया, इसे कुछ पढ़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले साइड में पढ़ लेते हैं। ऑन द मून यानी चंद्रमा पे देयर इज़ नो एयर, हैंस नो एयर प्रेशर। जब हवा ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा, हवा तो वहाँ है नहीं। तो एस्ट्रोनॉट पहन के जाते हैं वहाँ पे एक स्पेशल सूट, है ना। एस्ट्रोनॉट हैव टू बियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट, जिसको हम स्पेस सूट कहते हैं। दे गो टू द मून इफ़ दे डू नॉट बियर स्पेस सूट। अगर वो स्पेस सूट ना पहनेंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी का जो, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा, जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लग रहा तो उनकी बॉडी काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। काउंटर प्रेशर इतना एक्सर्ट करेगी कि उनकी बॉडी से जो उनकी नसें हैं वो फट सकती हैं। उनके ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि वो फट सकती हैं, समझ लीजिए मेरी बात को, है ना। तो इसलिए वो एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के जाते हैं और उसको स्पेस सूट कहते हैं। इस स्पेस सूट की कीमत कम से कम मैं आपसे बताऊं 3 से 4 करोड़ के समथिंग एक स्पेस सूट की कीमत होती है, ठीक। आगे चलते हैं। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मैं बता चुका हूँ आपको, इसी वजह से हवाएं चलने लगती हैं ना। द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, विंड कहते हैं, यानी हवा, है ना, का चलना कहते हैं, ठीक। और जो हवाएं हल्की मूड में चलती हैं यानी बहुत जेंटली चलती हैं उनको मतलब उनको कहते हैं हम ब्रीज, है ना। और जो हवाएं तेज़ चलती हैं उनको हम बहुत तेज़ चलती हैं तो उसको हम स्टॉर्म कह देते हैं, यानी तूफान कह देते हैं, ठीक। देखिए हवा 3 तरह की हवा दे रखी है, द 3 टाइप्स। तो 3 तरह की हवाएं कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले दी है परमानेंट विंड्स, है ना, जो परमानेंट है ये वाली। दूसरी विंड्स दी हमें सीजनल विंड्स, है ना, जो सीजनली चलती हैं। और तीसरी दी है लोकल विंड्स, है ना। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और थोड़ा डीपली आपको समझना है, क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी हार्ड होती हैं ज्योग्राफी में और यही चीज़ें समझ में नहीं आती। बाकी इजीली होता है लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। साइड में आपका दिया है प्रेशर बेल्ट। देखिए जब जैसे प्रेशर बेल्ट होती है, प्रेशर बेल्ट की वजह से ही हवाएं चलती हैं। मैंने आपको बताया कि लो प्रेशर एरिया की जगह घेरने के लिए हाई प्रेशर एरिया की तरफ से जो हवाएं चलती हैं उनको हम, है ना, प्रेशर बेल्ट, इसी मतलब ये जो बेल्ट बन जाती हैं जिस जहाँ जहाँ परमानेंटली, तो ये इसको प्रेशर बेल्ट कहते हैं। हम अपनी अर्थ पे समझेंगे, देखो ये साइड में अर्थ दी हुई है ना, इस पे समझेंगे अभी। तो मैं आपको समझा दूँ पहले लेफ्ट साइड में, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, परमानेंट विंड्स का ना।
दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ये पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो इनको हम परमानेंट विंड्स या ट्रेड विंड्स कह देते हैं ना, क्योंकि जो परमानेंटली तो पूरे साल एक ही तरफ को चलनी है। दूसरी आपकी आती है सीजनल विंड्स। दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो हैं अपनी अलग अलग सीजन में अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। जैसे कि मानसून की हवाएं है ना, मानसून विंड्स हवा में ये इंडिया में चलती हैं। सॉरी मैं आपसे देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडिया है ना, सभी को पता है ऐसे करके हमारे देश का ये मैप है इंडिया का। और जब हमारे यहाँ मानसून आता 15 जून के बाद, ठीक है, यानी कि 15 जून से हमारे यहाँ मानसून स्टार्ट हो जाता है, यानी बरसात का मौसम, तो यहाँ से उठता है। इंडियन ओशन से इस तरह से हवाएं चलती हैं ना, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो ये हवाएं ऐसे पूरे भारत में ऐसे करके बारिश करती चली जाती हैं, इनको मानसून विंड्स कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी सीजनल विंड है ना। यहाँ ये वाला एरिया छूट जाता है। ये एरिया क्यों छूट जाता है कि यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जिनसे टकरा के मानसून विंड इधर को ही हो जाती हैं, लेफ्ट को नहीं जाती, तो इधर का एरिया सूखा पड़ जाता है। ये वाला गुजरात और राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, यही वजह है। तो ये तो हो गई आपकी सीजनल विंड्स। ठीक है, आगे आते हैं हम लोकल विंड्स। आपने एक चीज़ और देखी होगी, एक ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो ये हमारा गुजरात और ये हमारा नीचे को इंडिया, और ये हमारा उत्तर भारत और ये जम्मू कश्मीर है ना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा राजस्थान में, गुजरात में बड़ी गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में, इधर से आती है और ये पूरे उत्तर भारत में वो ऐसे क्रॉस होकर निकलती हैं। ठीक है, ये इनको तो लोकल विंड्स होती हैं, जैसे कि लू, इन्हें हम लू कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि ये हवाएं क्या कहलाती हैं। ये लोकल विंड्स है ना, लोकल एरिया में चलती हैं, किसी पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे है ना, या ईयर इन ए स्मॉल एरिया, छोटे एरिया में। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज भी हम इसमें देखो लू तो है ही है, लास्ट में दिया देखो इट इज़ कॉल्ड लू। और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज यानी समुद्र के आसपास में, समुद्र से आने वाली हवाएं है ना, तो सी ब्रिज कहलाती हैं। देखिए समझ लीजिए, बड़ा ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए ये तो है हमारी ज़मीन, मैं कैसे बनाऊँ आपको चित्र, चलो मैं बना देता हूँ, है ना। एक्चुअली क्या है कि मुझे एडिटिंग वगैरह इतनी कुछ नहीं आती, तो मैं आपको यहीं पे अपने हाथ से बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा समुद्र हो गया और ये हमारी हो गई ज़मीन इधर, है ना। चलो ज़मीन पे एक पेड़ खड़ा कर देते हैं, है ना। ठीक, तो इधर से जब इधर को हवाएं चलेंगी समुद्र से, तो इन्हें कहेंगे हम सी ब्रिज, है ना। और जब लैंड से गर्म दिन में तो रात में चलती हैं ये, है ना, दिन में चलती हैं ये, सॉरी सी ब्रिज, और रात में फिर यहाँ गर्म हवा यहाँ से इधर को चलती हैं ये, तो ये लैंड ब्रिज। यानी ये आप समझ लीजिए कि लैंड से चलने वाली हवाएं लैंड ब्रिज और समुद्र की तरफ से चलने वाली हवाएं सी ब्रिज, है ना। चलिए अब हम अपने इस पार्ट को समझ लेते हैं, देख लीजिए। तो इस पार्ट को समझने के लिए हमें क्या देखना है, मैंने आपसे बताया था कि जो हाई प्रेशर एरिया होगा, देख लीजिए ये वाला हाई प्रेशर एरिया है, ये आप आधे पार्ट को समझ लीजिए। आप जैसे आधे पार्ट को समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पूरा पार्ट हो जाएगा। वैसे ही नीचे है, जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। ठीक, तो यहाँ से देखो इक्वेटोरियल प्रेशर ये आपका हो गया है ना। तो ये देखो ये हाई प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से कहाँ को हवा चलेंगी, इधर से यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ भी लो है और यहाँ भी लो प्रेशर एरिया, तो इधर से इधर को चली देखो ये, और इधर से इधर को भी चली। मतलब हाई प्रेशर एरिया से ही लो प्रेशर एरिया की ओर को हवाएं चलती हैं। और ऊपर की साइड देख लेंगे तो ऊपर की साइड में यहाँ भी हाई प्रेशर एरिया है, क्योंकि यहाँ भी बहुत ठंडा होता है। तो ठंडा जहाँ होगा वहाँ तो हाई प्रेशर होगा, और जहाँ गर्मी होगी वहाँ लो प्रेशर होगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी आपकी इक्वेटर पे ही होती है। तो यहाँ पे कैसा प्रेशर है, देखो ये लिखा लो प्रेशर एरिया, तो इसकी तरफ को हवाएं यहाँ से आएंगी। ठीक, जैसा मैंने ऊपर बताया वैसे ही नीचे होता है। तो आपको तो हाफ ध्यान रखना है, और हाफ अगर आप ध्यान रख लेंगे तो वैसा ही नीचे आपका होगा। ठीक है, तो ये हमारी कैसी विंड है, ये हमारी प्रेशर बेल्ट है। ये तो पूरे साल एक जैसे ही इस तरह से हवाएं चलनी होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। ये सब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने कट कर दिया गया है। तो इस मतलब देखो ये क्या है, ये बता रखा है इन्होंने साइक्लोन वगैरह के बारे में, कहाँ पे आया था, कैसे कैसे कितने लोग मर गए। चलिए अब आप पढ़ते हैं नमी। देखिए मॉइस्चर क्या होती है, हमारी हवा में पानी होता है। आप लोगों को समझना ध्यान से कि हवा में भी पानी होता है। कहेंगे सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, आपको दिखेगा ऐसे। आप एक बर्फ़ भरा गिलास ले लीजिए, ठंडे पानी का गिलास ले लीजिए। इस समय में ये जैसे जून चल रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप ठंडे पानी का गिलास लीजिए, कुछ देर उसको रख दीजिए। स्टील का गिलास लेना, ठीक है। उसके बाहर आप देखेंगे पानी की बूंदें आ जाएंगी,
तो क्या मतलब समझ रहे हैं आपकी, क्या गिलास में से निकल के आ गई? नहीं, वो जो हवा में पानी है वो आपके ठंडे गिलास से वो ठंडी हवा टकराई, पानी वाली हवा जो बाहर हवा है वो आपके गिलास से टकराई, वो गिलास से टकराने के बाद ठंडी हो गई और ठंडी होकर कंडेंस हो गई, कंडेंस होने के बाद तो पानी की बूंदों में बदल गई, यानी कि इसका मतलब हवा में पानी था। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे इस एक्टिविटी को। तो हवा में जो पानी होता है उसको पानी की मात्रा को हवा में हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, यू नो। तो मॉइस्चर इज़ इसको मॉइस्चर नमी कहते हैं ना। ठीक, और आपको पता ही है कि बरसात में सबसे ज़्यादा ह्यूमिड डे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा स्वेट यानी कि हमारा पसीना, ठीक है, सूखता भी नहीं है, पसीना नहीं सूखता है और कपड़े भी हमारे नहीं सूखते बरसात में। ठीक, क्या होता है कि व्हेन वाटर वेपर राइजेज, जब पानी गर्मी तो होती है तो हवा जो ऊपर चली जाती है और वो ठंडी हो जाती है ऊपर जाके, ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने, देखो, स्टार्ट कूलिंग, जो अंडरलाइन वर्ड है आप यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना आपको इसमें। कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन, और ऊपर जाके वो पानी की बूंदें बन जाती हैं, पानी की बूंदें इकट्ठी होकर बादल बन जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम हैवी, जब वो भारी हो जाती हैं तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको समझाया कि पानी कंडेंस होकर ऊपर उठता है, बादल बन जाते हैं, पानी की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स मिल करके बादल बनते हैं। बादल कंडेंस होकर जब उनसे नहीं वो वजन सहा जाता तो वो वजन को छोड़ देते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो वो बहुत सारा पानी एक साथ छोड़ देते हैं, समझ लीजिए मेरी बात को ध्यान से, तो वो बारिश नहीं होती, उसे कहते हैं बादल का फटना। जब बादल फट जाता है वो यही तो है, पहाड़ों पे होता है। ठीक, इतना कंडेंस हो जाता है, इतना ज़्यादा पानी ऊपर हो जाता है कि वो जब प्रेशर के साथ एकदम छूटेगा तो वो उसको बादल फटना कहते हैं। तेज़ी के साथ बहुत तेज़ बारिश होगी तो वो सब कुछ बह जाता है उसमें, है ना। तो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आती है प्रेसिपिटेशन तो उसको हम रेन कहते हैं, और वो बर्फ़ की फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, ओले पड़ना कह देते हैं, है ना, या हेलस्टॉर्म कह देते हैं। ठीक है, अलग अलग फॉर्म है। और थोड़ी हल्की माड़ी बर्फ़ पड़ रही है रुई के टाइप में तो वो उसको बर्फ़ पड़ना कह देते हैं, पहाड़ों पे आपने देखा ही होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको तब यहाँ पे देखना आपको कि 3 तरह की रेनफॉल, देखो, बारिश बताई गई। साइड में देख लीजिए, आप डायग्राम देख लीजिए, साइड में देख लीजिए, यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है एक तो। अब साइक्लोनिक रेनफॉल कैसी होती है, जो चक्रवात होते हैं ना, ठंडी हवाएं आती हैं तो वो जो बारिश लाती हैं तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक, ऊपर चलेंगे देख लीजिए, ये मानसून वाली हवाएं आती हैं और जो नमी वाली है ना, पहाड़ों से टकराती हैं, ऊपर जाके बादल बन जाता है और बारिश पड़ जाती है, तो ये आपके आगे रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरी आपकी आती है, जैसे आपके पास तालाब नदी है और बहुत गर्मी पड़ रही है, जैसे इक्वेटर, मतलब इक्वेटर वाले रीजन में, है ना, तो वहाँ से वो ऊपर उठेगी गर्म हवाएं, कंडेंस होंगी, ऊपर जाके बादल बनाएंगी। तो ऐसे ही इक्वेटर पे जो पता है क्या होता है कि इक्वेटर पे सुबह में तो बहुत गर्मी होती है और शाम को बारिश पड़ जाती है। ठीक, अफ्रीकन कंट्री हैं बहुत सारी तो इक्वेटर पे हैं, हम तो इक्वेटर पे नहीं है, भारत तो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के बीचों बीच से जाती है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, जो इक्वेटर पे होती हैं तो ये इक्वेटर पे जो कंट्री होती हैं इनमें तो गर्मी होती दिन में और शाम को हो जाती बारिश। ठीक, तो ये वाली हो गई हमारी कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है, आगे अगर इसमें कुछ रह रहा और देखते हैं अभी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। तो अब मैं आपके ये थोड़ी सी ये जो चीज़ है आपकी, ये आपके टीचर्स कराएंगे स्कूल के। मैं अपनी लैंग्वेज में करा लूँ तो वैसे मैं बहुत छोटा कराता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी आपको, मतलब ये आपके स्कूल के टीचर्स कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं ये एक्सरसाइज करा देता हूँ, है ना। टिक द करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज। मैंने आपको पढ़ाया तो आपको डेफिनेटली समझ में आया भी होगा, और जिनको को समझ में आया वो बता भी देंगे इसका आंसर, है ना। तो देख लीजिए, इसका हमें हार्मफुल रेज से सन की कौन बचाता है, ओजोन लेयर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अरे भाई, हम किस में जी रहे हैं, हम तो इसमें जी रहे हैं, ट्रोपो में, तो हम तो ट्रोपो के इंपॉर्टेंट बताएंगे। ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, भगवान ने जो दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रोपो इस समय यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, जिसमें बादल नहीं होते। तो जिसमें बादल नहीं होते उसमें चलते हैं क्या, हवाई जहाज, मैंने आपको बताया था। ट्रोपो तो नहीं, ट्रोपो से ऊपर वाली स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, उसके बाद एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता चला जाता है ना, डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस। आगे चलते हैं, व्हेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन, जब बारिश ऊपर से नीचे आती तो क्या होता है,
लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में आती है उसको हम रेन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, रेन। नीचे आ जाइए, देख लीजिए मैंने मैचिंग पहले से कर रखी है, क्योंकि इसमें हर चैप्टर में आपका क्या दे रखा है कि ये पता नहीं, मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही। एक तरफ 4 दे रहे हैं, एक तरफ 6 दे रहे हैं ना, क्या हिसाब है इनका। देखिए ट्रेड विंड का लगाएंगे आप, परमानेंट विंड्स होती हैं, लू क्या है, लोकल विंड्स है, मानसून क्या है, सीजनल विंड्स है, और विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। बच रहे हैं हमारी दो चीज़ें बच रही, एक तो ये बच रहा है और एक बच रहा हमारा ये। तो लेयर ऑफ ओजोन गैस, लेयर ऑफ ओजोन गैस आप लिखेंगे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, या तो स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ लिख देना स्ट्रेटोस्फेयर, वो आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, ठीक है। वैसे जब दे ही नहीं रखा तो हम 4 से 4 मिला देंगे, बात खत्म। इनकमिंग सोलर एनर्जी आप इंसोलेशन लिख देंगे यहाँ पे, इंसोलेशन, ठीक, बस। तो ये वाले दोनों का भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप करना चाहें तो। इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, ठीक। अब वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।